प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं, प्रकरण है अपना कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। आज हम चौथा वीडियो इसमें बच्चों आप लोगों को सिखाएंगे सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो सीखा है। उन तीनों वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है बच्चों? तो कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग जिसको सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, कोशिका विज्ञान के बारे में सीखा, जिसको हम सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी बोलते हैं। मातृकोशिका मूल कोशिका के बारे में सीखा है, स्टेम सेल्स जिसको बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उसके व्यवहारिक उपयोग के भी बारे में हम लोगों ने सीखा है। आज हम इस वीडियो में आपको कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपानों के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे कष्टदायी है। उसका भरण पोषण अच्छे ढंग से हो पाए, उसके लिए अपना विज्ञान, अपना टेक्नोलॉजी, विविध प्रकार के शोध कार्य कर रहे हैं कि जो जमीन है बच्चों, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जमीन बढ़ने वाली नहीं है। जितनी जमीन है अपने पास उसी में से सबका भरण पोषण करना है, इसलिए फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कार्य किए। आज हम उसी के बारे में आप लोगों से साझेदारी करेंगे बच्चों। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान। बच्चों, कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान, इम्पॉर्टेंस स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम पिछले वीडियो में देखा था हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति। तो थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण सोपान को 3 भागों में बांटा गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और दूसरा था व्हाइट रिवॉल्यूशन, और तीसरा था बच्चों ब्लू रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति में हम लोगों ने क्या देखा था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ही अपनी जो आबादी थी, जनसंख्या थी, वो भस्मासुर का असर दिखाने लगी थी। कम मात्रा और निकृष्ट खाद्यान्न के कारण उसका चटका पूरे देश सह रहा था। उसमें मुख्य रूप से अविकसित तथा विकसनशील देश अधिक लपेटों में आ रहे थे। कम खेत जमीन में अधिकाधिक मात्रा में फसलों का निर्माण करने के लिए विधि को सामूहिक रूप से हरित क्रांति कहते हैं। गेहूं और धान की सुधारित छोटी प्रजाति, खाद्य और कीटनाशकों का उचित उपयोग, जल व्यवस्थापन, इन सभी बातों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो पाई है। और हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो अपने देश के हैं, इंडिया के, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, जो अमेरिका के थे। इन दोनों का काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने जो फसलें हैं उसकी नई नई प्रजातियां खोज की है। भारतीय कृषि संशोधन संस्थान दिल्ली में बनाए गए हैं, जिसको IARI, और राष्ट्रीय संशोधन केंद्र ICAR, CCRD, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, और भारतीय विज्ञान संस्था IIS, राष्ट्रीय अनार संशोधन संस्था, जो सोलापुर में है। बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं। श्वेत क्रांति में आपने देखा था दुग्ध उत्पादन,
बच्चों दूध भी सभी को मिलता रहे। तो दूध उत्पादन में भारत का कुछ भाग सघन था, परंतु उससे मिलने वाला दूध इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं था कि हर जगह उसकी सप्लाई हो सके। और उस दूध से तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं और उन खाद्य पदार्थों का हर जगह उपयुक्त मात्रा में पहुंच सके, इसके लिए डॉक्टर कुरियन ने, किसने, श्वेत क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोलार्ड हैं, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। इन्होंने समझो गुजरात राज्य के आनंद सहकारी दुग्धोत्पादन के आंदोलन को उन्होंने बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया है। दुग्ध उत्पादन में स्वयं पूर्णता प्राप्त करते हुए उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य दुग्धजन्य पदार्थों का उत्पादन और उसका जतन, इस पर जैव तकनीक का पर्याप्त उपयोग कर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। नील क्रांति, इसके लिए भारत सरकार ने नील क्रांति मिशन चलाया 2016 में, जिसको NKM16 के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इसमें मछली पालन मुख्य व्यवसाय है। बहुत से जलचर प्राणी पाले जाते हैं, लेकिन उसमें मछली जो होता है, नील क्रांति अर्थात पानी का उपयोग करके उपयोगी सजीवों का निर्माण करना, यही नील क्रांति है। पूर्व एशियाई देशों में खेत में, तालाब में और उसमें बढ़ने वाली मछलियां काफी मात्रा में पाई जाती हैं। सिर्फ मछलियां, झींगे इतने तक ही सीमित न करके इसमें वनस्पतियों, कुछ वनस्पतियां ऐसी भी है जो जलचर होती हैं, उनका भी विकास करने का विचार भारत सरकार ने किया है। मत्स्य पालन कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहन दे करके उत्पादन बढ़ाने का संकल्प सरकार ने लिया है। उसके लिए 50% लेकर 100% जो ये व्यवसाय करते हैं उनको सब्सिडी प्रदान की जाती है, मतलब सरकारी अनुदान होता है। तो बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं जो मीठे पानी में भी रहती हैं, पाली जाती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो खारे पानी में भी पाली जाती हैं, जैसे रोहू और कटला है, ये मीठे पानी में है, और जो झींगे आप देखते हैं वो खारे पानी में उनका उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। तो बच्चों, सुधारित बीज हुआ। अब बीज के साथ साथ खादें, पहले जो फर्टिलाइजर से, बच्चों पहले जो फर्टिलाइजर खाद होती थी वो देसी खाद जिसको बोलते हैं, एक जैविक है उसको मैन्योर बोलते हैं, देसी खाद, और दूसरी जो थी प्रकार है वो रासायनिक खाद। पहले अपने देश में रासायनिक खाद नहीं हुआ करती थी बच्चों, ये देसी खाद हुआ करती थी जो जानवरों के मल मूत्र से या जो वनस्पतियों के अवशेष हुआ करते थे उससे बनती थी। उसके सड़ने से वो खादें ऑटोमेटिक बनती थी, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता था, और वो खादें जो अपने खेतों में किसान डालता था, जो फसल पैदा होती थी उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती थी और उसको खाने से कोई बीमार भी नहीं होता था। लेकिन आपको हमने बताया कि अपनी आप जनसंख्या भस्मासुर की तरह बढ़ रही है, उसकी पूर्ति के लिए कोई भूखा न रह जाए, हमारे वैज्ञानिकों ने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया। इसके बाद रासायनिक खाद आ गई बच्चों, अच्छा है, लेकिन बिना विचार किए, जिससे हम खाना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बाद में जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डाइटिशियन हमको एक चार्ट बना के दे देता है, आप इस प्रकार से खाएंगे तो जीवित रहेंगे। उसी प्रकार से कृषि पर भी रासायनिक खादों का बुरा असर पड़ गया। किसान क्या हुआ, ज़्यादा खाद डालते गए और ज़्यादा पैदावार लेते गए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई है बच्चों की, अगर अब किसान नहीं संभलेंगे, हम आप नहीं संभलेंगे, तो जो भूमि है, जमीन है अपनी, वो बंजर हो जाएगी। उसमें हम कितना भी खाद डाल देंगे, कितना अच्छा बीज डाल देंगे, लेकिन उसमें कुछ अंकुरित होने वाला नहीं है। पहले जो जैविक खाद हुआ करती थी बच्चों, जो जैविक खाद थी
जैविक खादों के उपयोग से भू संवर्धन होकर जमीन की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती थी। और आप तो देखे होंगे केचुआ फफूंदी के कारण जमीन से अनेक आवश्यक घटक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वो फसलों के लिए उपलब्ध हो सकते थे। लेकिन ये देखिए जैविक खाद है जो हमने बताया, जानवरों के सबके पास, हर किसान के पास जानवर रहते थे, उनके मलमूत्र से और जो फसल के अवशेष बचते थे उससे जो है मैन्योर जैविक खाद बनाते थे और अपने खेतों में डालते थे। लेकिन रासायनिक खादें, जिसको ये विभिन्न प्रकार की केमिकल्स हैं बच्चों, यूरिया खाद जिसको बोलते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी बोलते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर आपका इतना डिसएडवांटेज हो गया है कि रासायनिक खादों का अनुबंध इस्तेमाल से हानि अधिक है। इससे मुख्यतः भूमि क्या हो गई है, अनुपजाऊ होती है। और इसके साथ साथ मैंने केमिकल खादों का, रासायनिक खादों का उपयोग हुआ। आप सभी जानते हैं किसान के खेतों में जो फसल उगाता है और इसके बाद कुछ जो नहीं बोता है उसमें वो भी फसल उगर आती है, माने उसमें घास निकल आती है तमाम प्रकार की। तो पहले किसान क्या करता था, जब मैन्युअर जैविक खेती करता था बच्चों, तो उसको खुरपी की सहायता से किसान अपने हाथ से उसको निकाल देता था। लेकिन उसमें परिश्रम ज्यादा लगने लगा, आदमियों की संख्या, खेती करने वालों की मजदूर कम मिलने लगे। हुआ क्या कि कीटनाशक का उपयोग होने लगा। कीटनाशक का उपयोग, देखिए कीटनाशक यह एक प्रकार का जहर ही है, एक प्रकार का पॉइजन है बच्चों। यह जहर पानी और खाद्यान्न के द्वारा भोजन जाल में फैलता है, जिससे जैविक विष वृद्धि होती है। डीडीटी, मलेशियन क्लोरोपाइरिफास जैसी अनेक कीटनाशक घातक साबित हुए हैं। वो तो कीटनाशकों को तो खत्म करते ही बच्चों, ये तमाम प्रकार के लिए फव्वारा हो रहा है, तो खरपतवार तो खत्म हो सकते कीटनाशकों की सहायता से, लेकिन उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारी फसलों पर भी पड़ता है। और उससे होता क्या है कि जो हम खाते पीते हैं, बहुत बीमारी हमको होने लगी है। तो बच्चों, आज हमारी सरकार, सभी लोग ये सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमें फिर अपने पिछले वातावरण में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा कि अभी लोग, मैंने जिससे कहते थे कि बड़े गर्व से कहते थे कि हमने अपने खेतों में, किसान लोग कहते थे हमने रासायनिक खादों का उपयोग किया है, अब उसी गर्व से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हमने जो खेती किया है वो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हमने उसमें केमिकल नहीं छिड़काव किया है, मैंने जैविक खाद का उपयोग किया है, और वो फसल आजकल किसान ज्यादा पैसे में भी बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, पासवर्ड बन गया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। क्या बन गया है बच्चों? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। देखिए केचुआ की खाद बना के डाल रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसान देखिए हल बैल के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा खेती कर रहा है। अब उसमें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर पहले जो काम होते थे कि हम मिट्टी की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें अलग से मिट्टी डालते थे, खाद डालते थे, आज वही विधि लोग अपना रहे हैं और बहुत से स्थानों पर जैविक खाद उपलब्ध हो रही है, उसकी मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खेती करते समय हमारे यहाँ रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अनुबंध उपयोग हुआ है। विषैले रसायन भोजन और पानी के माध्यम से मनुष्य तक पहुँचते हैं बच्चों, और उसके बहुत से बुरे परिणाम आ रहे हैं। भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कम हो जा रही है। भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब लोग, किसान
बड़ी मात्रा में जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और जो उससे अन्न पैदा हो रहा है वो काफ़ी अच्छे दामों में बिक रहा है और लोग उसके घर से, उसके फार्म हाउस से जा करके उसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। तो बच्चों, इस हिसाब से अगर हम जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना हुआ अनाज खाते हैं तो हमको बीमारी, जो हम बीमार रहते हैं, उसकी थोड़ी मात्रा कम हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने, हमारे किसान, आय भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे मधुमक्षिका पालन, जिसको एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर में क्या होता था, पहले बच्चों अपने पास टेक्निक नहीं थी। मधुमक्खियां जहां पर छाता लगाती थी, उसमें जब मधु निकालते थे, हम करते क्या थे, धुआं दिखाते थे और धुआं से वो मक्खियां भाग जाती थी। धुएं से वो मक्खियां क्या हो जाती थी, भाग जाती थी और वो मधु उनके छत्ते से हम निकाल लेते थे। लेकिन अभी बहुत बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों का लोग पालन करने लगे हैं, तो जो धुआं निकाल के धुआं से उनको भगा देते थे, तो बहुत सारी मधुमक्खियां उसमें मर भी जाती थी। तो इस विधि से उनके छत्ते नष्ट हो जाते थे। आजकल क्या हुआ है, नई टेक्नोलॉजी है, मधुमक्खियों का पालन हो रहा है और उसमें से हनी, जो बाजार में बहुत ब्रांडेड कई मिलती हैं, उनका उपयोग हम कर रहे हैं और किसान की आय भी उससे बढ़ रही है। आजकल बच्चों, आप जैसे जानते हैं, पहले जो दवाएं थी वो रासायनिक दवाई नहीं थी, वो सब आयुर्वेद की दवाई हुआ करती थी। तो आयुर्वेद की दवाएं कहाँ होती थी बच्चों, जंगलों में पेड़ पौधों से निकालते थे, उसका हम उपयोग करते थे। लेकिन जैसे खाद का गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, उसी प्रकार से एलोपैथ, जो अंग्रेजी दवाओं है, वो भी केमिकल ही है बच्चों, उसका भी बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक चीज, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको ये परेशानी है, तो दवा से वो परेशानी तो ठीक हो जाती है, इसके बाद उसके बदले में माने दूसरी बीमारी हमको लग जाती है। तो भारत को बच्चों, भारत को औषधि वनस्पतियों का रोपण भी कर रहा है। भारत को जैव विविधता का बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। इन सब का उपयोग करते हुए भारतीय व्यक्ति प्रकृति के साथ स्नेहशील संबंध जोड़े हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोग मुक्त संभव करने वाली आयुर्वेद की बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। बच्चों, एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे ये वनस्पति का नाम है अडुलसा। इसमें घटक का नाम क्या है, पत्तियों में पाया जाने वाला व्हाइसिसिन, यह तेल द्रव्य है। इसका उपयोग, हम खांसी आती है, इसको हम पीते हैं बच्चों, तो हमारी खांसी क्या होती है, बंद हो जाती है। अब हम बहुत सारी औषधियों का उपयोग, जैसे अभी कोरोना आया था बच्चों, कोविड-19 आया था, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम हल्दी का उपयोग करते थे, काढ़े का उपयोग करते थे। माने जो हम पहले उपयोग करते थे, नीम की पत्ती हम खाते थे, अपनी फसल माने गेहूं हुआ, चावल हुआ, इसको हम रखते थे तो नीम की पत्ती उसके साथ रखते थे, माने वो एंटीबायोटिक का काम करती थी। तो उसका हम लोगों ने बहुत सारा उपयोग किया, काढ़े का उपयोग किया, तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बच्चों, इसी प्रकार से जैविक खाद का उपयोग आप कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जो वनस्पतियां हैं औषध वाली, उसका भी हम उपयोग करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमको बीमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बच्चों, हम खाद्यान्न के साथ साथ फलों का, सब्जियों का भी उपयोग करते हैं। तो फल क्रिया उद्योग क्या है बच्चों, इसके भी बारे में जानकारी कर लेते हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग, फलों से निर्मित कई प्रकार के उत्पाद हम प्रतिदिन अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। जैसे चॉकलेट खाते हो, शरबत पीते हो, जैम जेली खाते हो, ये बच्चों कहीं से बाहर से बन के, माने ऐसा नहीं है, ये किससे बनाया जाता है, फल फ्रूट से ही बनाए जाते हैं। ये कैसे बनता है, फलों पर क्रिया करके बनाया जाता है, इसको बोलते हैं फलों पर प्रक्रिया करना।
फलों पर प्रक्रिया करके ये सभी बनाए जाते हैं। तो फल वैसे तो नाशवान खेती उत्पाद है, वह साल भर उपयोगी हो, माने फलों को हम साल भर उपयोग कर सके, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, सुखाते हैं, उस पर नमक लगा के रखते हैं, शक्कर मिलाकर रखते हैं, हवा बंद डिब्बे में रखते हैं। ये बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। क्योंकि उसको टिकाने के लिए, वो साल भर उसका हम उपयोग कर सके। जैसे आपके घर में देखिए मम्मी आपका आम का अचार बनती है, इमली का अचार बनाती है, मिर्चे का अचार बनाती है, तो वो सब साल भर चले, साल भर टिकाऊ बना रहे, इसलिए उसमें क्या करते हैं, उसको सुखाने की विधि, उसमें नमक लगाने की विधि, तमाम ऐसी अपनी पहली विधियां है। आजकल तो बच्चों टिकाने के लिए बाजार में बहुत सारे केमिकल मिलते हैं, उस केमिकल को हम उसमें उपयोग में लाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो बच्चों हम लोग कृषि पर आधारित कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। कुछ प्रश्न भी हैं बच्चों इस अध्याय में, हम उसको भी सीखेंगे। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पशु संवर्धन आपने सीखा था, उसमें कृत्रिम रोपण और गर्भारोपण, इन दो विधियों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम रोपण और गर्भरोपण। तो ये बच्चों पशु संवर्धन के लिए किया जाता है। कृत्रिम रोपण और गर्भरोपण, इन दो विधियों का उपयोग मुख्य रूप से पशु संवर्धन के लिए किया जाता है। क्लोनिंग आपने पढ़ा था बच्चों। क्लोनिंग, जो भेड़ माने हूबहू पैदा हुई थी, बहुत सारे बच्चों का जन्म ली, कई साल तक जी, लेकिन वो फिर मर गई। तो जैव प्रौद्योगिकी की क्लोनिंग, यह जैव प्रौद्योगिकी क्लोनिंग के बाद वाली क्रांतिकारी घटना है जिसमें मूल कोशिका प्रौद्योगिकी आता है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, मूल कोशिका प्रौद्योगिकी, यह जैव प्रौद्योगिकी की क्लोनिंग के बाद वाली क्रांतिकारी घटना है। इंसुलिन बनने की क्षमता से संबंधित रोग क्या है? किस रोग में इंसुलिन लगता है बच्चों? मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। कोई न कोई हर के घर में है मधुमेह वाला रोग, डायबिटीज। तो जब ये डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, गोली से काम नहीं चलता है, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इस व्यवसाय को भारत सरकार ने NKM 16, अभी हमने बताया, जो जलचर प्राणी है, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो पानी में उगती हैं, इस व्यवसाय को भारत सरकार ने NKM 16 इस कार्यक्रम द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई। इसको बोलते हैं मत्स्य व्यवसाय, या इसको जलचर प्राणी भी बोल सकते हैं बच्चों। मत्स्य व्यवसाय या जलचर प्राणी, जोड़ियां मिलाओ। बहुत सारे रोग हैं, उनकी दवाई क्या क्या है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा था, हमने कुछ प्रश्नों को उसमें से लिया है आपके स्वाध्याय में से। इंटरफेरान है, ये क्या करता है इंटरफेरान? ये विषाणु संक्रमण में काम आता है। विषाणु संक्रमण में। फैक्टर है, फैक्टर हीमोफीलिया में काम करता है। समटोस्टेटिन है, जो बौनापन में होता है, जब कोई छोटा रहता है तो उसे समटोस्टेटिन का प्रयोग किया जाता है। इंटरल्यूकिन है, इंटरल्यूकिन जो होती है कैंसर के रोगियों के लिए उपयोग में आती है। इंटरल्यूकिन क्या है बच्चों? कैंसर के रोगियों के उपयोग में आती है। सहसंबंध पहचान कर अपूर्ण सहसंबंध पूर्ण करो, ये भी प्रश्न है। सहसंबंध पहचान कर अपूर्ण सहसंबंध पूर्ण करो। जैसे इंसुलिन कहाँ लगता है बच्चों? मधुमेह में लगता है। इंसुलिन कहाँ? जो डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं वो इंसुलिन का उपयोग करते हैं। तो इंटरक्यूलिन, हमने इसलिए इस प्रश्न को इधर लिया है कि इधर से आप देख भी सकते हैं। इंसुलिन का जो संबंध मधुमेह से है
वही इंटरक्यूलिन का कहाँ से है, इंटरक्यूलिन यहाँ पर है, ये देखिए इंटरक्यूलिन, इंटरल्यूकिन, इसका संबंध किससे है बच्चों, कैंसर से है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर हो जाएगा कैंसर। इंसुलिन का जो संबंध मधुमेह से है, इंटरक्यूलिन का वही संबंध कैंसर से है, माने कैंसर को इंटरक्यूलिन दिया जाता है कैंसर रोगियों को। इंटरफेरॉन का जो संबंध आपको खोजना है, इरिथ्रोपाइटिन एनीमिया, एक बीमारी है, इरिथ्रोपाइटिन टेबलेट है, वो जिसके पास ब्लड कम हो जाता है उसको दिया जाता है। तो इंटरफेरॉन का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों, देखिए इंटरफेरॉन इधर है, इंटरफेरॉन का उपयोग विषाणु संक्रमण में किया जाता है। इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमण में उपयोगी है, इरिथ्रोपाइटिन एनीमिया में उपयोगी है। बौनापन में फैक्टर 8, ये देखिए बौनापन के लिए क्या उपयोगी है, फैक्टर 8 के लिए, ये फैक्टर 8 का जो संबंध हीमोफीलिया से है, ये देखिए फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर है, फैक्टर का संबंध कैसा है, हीमोफीलिया से है। और बौनेपन का, ये बौनापन है, इसका संबंध क्या है, सोमटोस्टेटिन, यहाँ पर भरेंगे सोमटोस्टेटिन, सोमटोस्टेटिन। लास्ट है बच्चों श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति तो व्हाइट रेवोल्यूशन का जो संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नील क्रांति का उपयोग कहाँ है, मत्स्य पालन या जलीय जानवर, मत्स्य पालन कह सकते हैं आप, मत्स्य पालन भी लिख सकते हैं, जलीय जानवर भी लिख सकते हैं, मछली जलीय जानवर ही है। वनस्पतियां भी, बहुत सारी वनस्पतियां भी जल में उगती हैं। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध दुग्ध उत्पादन से है, नील क्रांति का वही संबंध जलीय जानवर या मत्स्य पालन से है। बच्चों जैव प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, उसके लाभ क्या है, जैव प्रौद्योगिकी लाभ, ये देखिए मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी के लाभ। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अब बच्चों हर जगह किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए एक चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट आपको भरना है, इसको हमने भरा है, यूजफुल इन बायोरिमिडेशन प्रोड्यूसिंग जीएम क्रॉप्स, फसल में भी उपयोग किया जाता है, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ नॉवेल एंटीबायोटिक्स, दवाएं बनाने के लिए जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता है, उसमें उपयोग किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड ब्यूरेज, जो शराब बनाते मद्यपान, उसमें भी उपयोग किया जाता है। हेल्पफुल ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन, जो खाद्य पदार्थों की वैक्सीनें, माने हम कुछ खाते हैं ना बच्चों, तो हमको पॉइजन का काम करने लगता है, उसके लिए वैक्सीन का उपयोग भी किया रहा है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। हेल्पफुल एनिमल क्लोनिंग प्रोसीजर, आपने पढ़ा क्लोनिंग प्रोसीजर में भी हूबहू जैसे बनाना एनिमल में, उसके लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। हेल्पफुल मीन टिश्यू कल्चर में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों आपने जो वीडियो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखा था, वो पूरा पाठ ही अपना बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सब आपने इस चित्र में देखा, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। एक प्रश्न इसमें है कि मूल कोशिका के उपयोग कहाँ कहाँ है बच्चों, हमने पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि मूल कोशिका के उपयोग क्या है। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होता है, अंगदान जब हम देते हैं, जैसे किडनी किसी की खराब हो गई, हम अपनी किडनी देते हैं, तो उसमें भी स्टेम सेल का उपयोग होता है। रिप्लेसिंग डेड सेल, अगर सेल मर जाते हैं तो उसको रिप्लेस करने में भी यूज ऑफ स्टेम सेल का उपयोग होता है। और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल के बनने में भी ये स्टेम सेल का उपयोग होता है, मूल कोशिका का उपयोग होता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये चौथे वीडियो में मुख्य रूप से स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं और कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान क्या क्या है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, अभी हम जैविक खेती की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं।
जैविक खेती की तरफ क्या हो गए, ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अपने को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो हम रासायनिक खादों, एलोपैथ की दवाओं का उपयोग कम से कम करें। हम मैनुअल की तरफ जैविक खाद का उपयोग करें। और जैसे हमने कहा है, कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आयुर्वेद की दवाओं को, काढ़े का उपयोग किया, तो उसका भी हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।